हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग सीखते हैं द स्ट्रेंथेंड रूल ऑफ कंडीशनल प्रूफ। इसके पहले हम लोगों ने कंडीशनल प्रूफ देखा था जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सीपी का ही एक नाम द स्ट्रेंथेंड रूल ऑफ कंडीशनल प्रूफ भी है। तो पिछली क्लास में जो सीपी हमने देखा था वो एक बेसिक वर्जन था जो सिर्फ सीखने और इसमें थोड़ा सा इनिशिएशन लेने के लिए हम लोगों ने देखा था। लेकिन जो आर्ग्यूमेंटेशंस होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के, उनकी वैलिडिटी चेक करने के लिए बेसिकली हम लोग स्ट्रेंथेंड रूल ऑफ कंडीशनल प्रूफ का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सीपी है यानी कि कंडीशनल प्रूफ, उसका कुछ लिमिटेशन है। हमने देखा भी था कि वो लिमिटेड है क्योंकि वो सिर्फ वहीं पर यूज़ होता है या अप्लाई होता है जिन आर्ग्यूमेंट्स के कंक्लूजन्स कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो स्ट्रेंथेंड रूल ऑफ कंडीशनल प्रूफ है, जिसे मैं एब्रीविएटेड वर्जन में SRCP यहाँ पर बोलूँगी, वो अप्लाई होता है उन सभी आर्ग्यूमेंट्स पर जो कंक्लूज़न में स्टेटमेंट के फॉर्म में कंडीशनल भी हो सकते हैं और एक्सप्लिसिटली कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथेंड रूल ऑफ कंडीशनल प्रूफ अप्लाई सब जगह हो सकता है, और ये स्ट्रेंथेंड रूल है सीपी का। क्यों इसको स्ट्रेंथेंड को कह रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा वाइडर एप्लीकेबिलिटी के साथ आता है और इसको हम लोग अपने हिसाब से यूज़ करते हैं जब कभी भी हमें किसी भी प्रीमिस में कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाना होता है। तो पहले के कंडीशनल्स पर सीपी लगा करके हम ऐसे प्रीमिसेस को प्राप्त करते हैं जहाँ पर कि हम अपने कंक्लूज़न को 19 रूल्स का यूज़ करते हुए, यानी कि जो वैलिड डिडक्टिव रूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए अपने टारगेट को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि SRCP को यूज़ कैसे किया जाता है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा सीपी को देखना पड़ेगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग सीपी का। तो आइए देखिए, ये एक सवाल है। ठीक है, आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन कि A इम्प्लाई B, जो कि प्रीमिस के फॉर्म में है, और उससे ये कंक्लूज़न निकल रहा है देयरफॉर A इम्प्लाई A डॉट B। अब सीपी से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते थे? पहले प्रीमिस में हम लोग प्रीमिस लिखते थे और देयरफॉर ये कंक्लूज़न लिख देते थे। अब दूसरा प्रीमिस हम क्या करते थे, ये जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता था कंक्लूज़न में, उसके एंटीसीडेंट को हम लोग प्रीमिस मान लेते थे और उसके कॉन्सिक्वेंट को हम लोग कंक्लूज़न मान लेते थे और आगे लिख देते थे सीपी। तो आपको ये मिल गया क्योंकि ये एंटीसीडेंट है और ये आपका कॉन्सिक्वेंट है, तो ए मान लिया और उससे हमने कंक्लूड किया A डॉट B को। ठीक है, अगर ये बात हम प्रूफ कर देते हैं 19 रूल्स का यूज़ करते हुए, तो वैलिडली डिराइव हो जाएगा कि ऐसा है। ठीक है, मतलब कि यदि A है तो A डॉट B भी है। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रीमिसेस हैं, यू कैन सी A इम्प्लाई B और A। इससे हम B निकाल सकते हैं क्योंकि पहले और दूसरे पर अगर मॉडस पोनेंस लगाएंगे तो B निकल जाएगा, और दूसरे और तीसरे का कंजंक्शन कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमें प्रूव यही करना था सीपी से कि यदि A है तो A डॉट B है, तो ये निकल गया। ये तो सिंपल जो बेसिक सीपी था वो यूज़ हमने किया। इसी को अगर हम लोग स्ट्रेंथेंड रूल ऑफ कंडीशनल प्रूफ से यूज़ करके देखें या उससे ट्राई करें कि कैसे सॉल्व होता है, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या चेंज आता है देखिए, पहले तो प्रीमिस में आप वही लिखेंगे, प्रीमिस लिखेंगे और आगे देयरफॉर अपना कंक्लूज़न लिखेंगे, तो ये लाइन तो वैसे ही रहेगी। अब दूसरी लाइन में आप क्या करेंगे कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसके एंटीसीडेंट को आप अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप में आपने लिखा ए को अज्यूम किया और आगे लिख दिया यहाँ पे अजम्पशन। लेकिन आगे से आप ध्यान दीजिएगा, जब भी जैसे हमने यहाँ दूसरे प्रीमिस पे जैसे ही ए लिखा ना, तो यहाँ पे अजम्पशन लिखने की बजाय, ठीक है, ये लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक ऐसे तीर दे सकते हैं और तीर दे के छोड़े रहिएगा। ये तीर हम क्लोज़ करते हैं, इस एरो को क्लोज़ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अजम्पशंस को क्लोज़ करना। तो अजम्पशन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे हम एक लेफ़्ट साइड में इस तरीके का एरो बना देते हैं और उस अजम्पशन को हम क्लोज़ करेंगे। उस अजम्पशन को क्लोज़ कहाँ करेंगे, जब जिस कंडीशनल का आपने ये एंटीसीडेंट अज्यूम किया है उसी का जब आपको ये कॉन्सिक्वेंट मिल जाए तब आप उस अजम्पशन को क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, तो अब
जैसे ही आपको ये ए अजम्पशन में आ गया, आपके पास हो गए दो प्रीमिसेस, ए इम्प्लाई बी और ए। तो थर्ड स्टेप में बी निकल जाएगा पहले और दूसरे के मॉडस पोनेंट से, और फिर फोर्थ स्टेप में दूसरे और तीसरे के कंजंक्शन से आपको मिल गया ए डॉट बी। यहाँ पर देखिए ए को अज्यूम किया और ए डॉट बी मिल गया, मतलब अब यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे। तो ये जो आप यहाँ पर अजम्पशन का एरो बनाते हैं, इसको नीचे यहाँ ला के और जहाँ क्लोज होता है वहाँ पर इस तरीके से ख़त्म कर देते हैं। तो इसके अंदर जितने स्टेप्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग SRCP का यूज़ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के एंटीसीडेंट को अज्यूम करेंगे तो तीर स्टार्ट करेंगे, एरो स्टार्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड में, और जहाँ पर उसका कॉन्सिक्वेंट हमको मिल जाएगा वहाँ पर हम उस एरो को यानी अजम्पशन को क्लोज कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, जहाँ से शुरू किया था और जहाँ पे ख़त्म किया, जैसे ए से शुरू किया और ए डॉट बी पे ख़त्म किया, तो इन पहले और लास्ट को हम यहाँ पर कंडीशनल के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ए इम्प्लाई ए डॉट बी ये मिल गया, और इसके आगे हम लोग CP लिखते हैं। लेकिन किसका CP, कहाँ से कहाँ तक का CP, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दूसरे से चौथे तक का CP, ठीक है। ये सेकंड लाइन से लेकर के फोर्थ लाइन तक में, यहाँ तक में CP का यूज़ हुआ है, और इस तरीके से ये सवाल लगता है ये CP ही, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेंथेंड है और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। पहले तो आपने ये देखा कि हमारा पहला जो CP से सॉल्व हो रहा था क्वेश्चन वो 4 लाइंस में ही हो गया, लेकिन SRCP में एक लाइन बढ़ी है, 5 लाइंस लगी हैं इसको कंप्लीट करने में, और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर एक एरो शुरू कर रहे हैं अजम्पशन के लिए और नीचे ले जाके इसको क्लोज कर रहे हैं। तो ये जो अजम्पशन वाला पार्ट है अभी आपको बस बताने के लिए लिखा गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप आगे सवाल लगाएंगे तो अजम्पशन लिखेंगे नहीं, बल्कि उसके आगे तीर स्टार्ट कर देंगे, एक एरो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सवाल लगाते हैं SRCP में। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और चीज़ें समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन एन अजम्पशन इज मेड इन अ कंडीशनल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी इट्स स्कोप इज ऑलवेज लिमिटेड, नेवर एक्सटेंडिंग ऑल द वे टू द लास्ट लाइन ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन। जब हम लोग कंडीशनल प्रूफ की वैलिडिटी के लिए अजम्पशन करते हैं तो उसका स्कोप जो है लिमिटेड होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अजम्पशन कब स्टार्ट हो रहा है और अजम्पशन कब क्लोज करना है, ठीक है। आइए एक सवाल से हम लोग देखते हैं और इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये एक क्वेश्चन है कि अगर ये है तो ये है, ठीक है, इफ़ दिस देन दिस, क्योंकि ये प्रेमिसेस हैं देयरफॉर ये कंक्लूजन है। तो इसका स्ट्रक्चर तो हमेशा ऐसा ही रहता है कि अगर प्रेमिसेस है तो कंक्लूजन है, मगर इट मीन्स कि अगर प्रेमिसेस हमारे ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, इफ़ इट इज़ अ वैलिड आर्गूमेंट। अगर हम इसको प्रूव कर पाए तो इसकी वैलिडिटी प्रूव हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक सवाल में कई अजम्पशंस भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 अजम्पशंस लगे हैं, ठीक है, और किसी सवाल में 3 भी लग सकते हैं और भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ध्यान देना है कि जो पहला अजम्पशन होगा, जो सबसे पहले अजम्पशन स्टार्ट होगा ना, फर्स्ट अजम्पशन, वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा, ठीक है। सो वो लास्ट में, लाइक लास्टली क्लोज्ड, आप ऐसा कह सकते हैं। पहला अजम्पशन सबसे लास्ट में, उसके अंदर का अजम्पशन उसके बाद, उसके अंदर का अजम्पशन उसके बाद, उसके अंदर का अजम्पशन, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर चलता है। जो सबसे पहले अजम्पशन शुरू होता है ना वो सबसे लास्ट में बंद होता है, फिर जो अजम्पशन शुरू होता है वो उसके पहले, और फिर जो वो उसके पहले, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसीलिए इस अजम्पशंस का स्कोप जो है ऐसा होता है कि अगर अजम्पशन स्टार्ट हुआ है तो किस कंडीशनल का स्टार्ट हुआ है, और उसी कंडीशनल के एंटीसीडेंट को अज्यूम करते हैं और कंसीक्वेंट को डिराइव करते हैं। जहाँ पर कंसीक्वेंट डिराइव हो जाता है वहीं पर उस अजम्पशन को क्लोज कर देते हैं, और उसके ठीक नीचे का जो स्टेप होता है वो उस अजम्पशन के जो पहले स्टेप है उनके और लास्ट स्टेप के कंडीशनल के फॉर्म में लिख देते हैं, और उस लाइन से उस लाइन तक हम CP लिख देते हैं। तो आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पर आप देखिए इसका जो कंक्लूज़न है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो एक कंडीशनल फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन क्या है, इम्प्लीकेशन। तो हम इसके एंटीसीडेंट को यहाँ पे अज्यूम कर लिए। एंटीसीडेंट को यहाँ पर अज्यूम करते ही हमने यहाँ पे एक तीर दे दिया है, ठीक है, ये तीर हो गया। अब हमको डिराइव क्या करना है, अगर ए को अज्यूम किया है जो कि एंटीसीडेंट है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया,
ये कॉन्सिक्वेंट हो गया। तो जहाँ पर हमें सी डॉट डी इम्प्लाई ई मिल जाएगा वहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आइए, अब हमारे पास ये पहला प्रीमिस है और ये दूसरा प्रीमिस हो गया। तो अब हम इस पर 19 रूल्स लगाते हुए किसी तरह सी डॉट डी इम्प्लाई ई तक पहुँचना चाहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? अब हमारे पास सिर्फ ये बड़ा सा प्रीमिस है जो कि नंबर 1 है और सेकंड में ए है। तो अब हम इस ए में एडिशन से बी कर देंगे। तो बी करते ही हमको ये मिल गया। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे मॉड एक्सपोनेंट से। पहले और तीसरे का मॉड एक्सपोनेंट्स करके सी वेज डी इम्प्लाई ई ये हमें मिल जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें लग रहा है कि हमें किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है पर वो यहाँ से नहीं निकल रहा है, तब हम कुछ और चीज़ें भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम यहाँ पे एक नया अजम्पशन शुरू करने जा रहे हैं। क्या अजम्पशन शुरू करने जा रहे हैं कि ये कंक्लूज़न है, आप देख पा रहे हैं ये स्टेटमेंट, इसमें एक और यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट है। मतलब इस कंडीशनल स्टेटमेंट में पहले तो ये पूरा एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसमें ये P है, ये Q है, फिर इसमें ये P है और ये Q है। तो हम इसमें भी अब अजम्पशन मान के CP अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके एंटीसीडेंट को यहाँ पे C डॉट D को अज्यूम कर लिया। जैसे ही हमने इसको अज्यूम किया है, यहाँ पे देखिए एक एरो फिर से शुरू हो गया, ठीक है। अभी ये जो दूसरे स्टेप पे जो अजम्पशन शुरू हुआ है वो अभी क्लोज नहीं हुआ है। क्यों? ये क्लोज तब होगा जब आपको पूरा C डॉट D इम्प्लाई E मिलेगा, लेकिन अभी तक ये मिला नहीं है, क्योंकि इसको मिलने के लिए तो हमें अभी और भी मेहनत करनी है, क्योंकि C डॉट D इम्प्लाई E पूरा मिले, इसलिए C डॉट D मिलना चाहिए, जो कि यहाँ से अभी तक जितने स्टेप्स हैं यहाँ तक पहले से लेकर के इसमें वो मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब हम एक नया अजम्पशन शुरू कर लिए C डॉट D का, ठीक है। इससे हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच गए, C को सिंप्लीफाई कर लिए 5th स्टेप से, और उसके बाद 7 में ऐड कर दिए D। तो जैसे ही हमने ये ऐड कर दिया, ठीक है, C वेज D, तो आप E इम्प्लाई कर सकते हैं। और ये E कहाँ से इम्प्लाई कर रहे हैं, आप देखिए 4th में यहाँ पे C वेज D दिया हुआ है। तो अगर ये स्टेप है तो आप 4th और 7th का मॉड एक्सपोनेंट्स लगा के E निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास E निकल गया, आपने अज्यूम क्या किया था, ये C डॉट D, और इफ़ P देन Q, तो P को अज्यूम करने पर ये Q निकल गया। तो आपका ये वाला अजम्पशन जो 5th पे शुरू हो रहा है वो 8th पे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये ख़त्म होते ही नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं SRCP में, कि जिस स्टेप से शुरू होता है अजम्पशन और जहाँ पर ख़त्म होता है नेक्स्ट स्टेप में, उसी का कंडीशनल कर देते हैं, ठीक है। और कंडीशनल हो गया तो पहला अजम्पशन ये C डॉट D और इम्प्लाई E ये कर दिया हमने। तो 9th स्टेप पे C डॉट D इम्प्लाई E मिल गया। ये कहाँ से कहाँ तक मिला आपको, 5th से लेके 8th तक। तो 5th से लेके 8th का CP आपने यहाँ पे लिख दिया। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप देखिए पहला वाला अजम्पशन आपका A पे जो शुरू हुआ था वो तो यही कह रहा था कि अगर A है तो C डॉट D इम्प्लाई E है। अब आपको C डॉट D इम्प्लाई E मिल चुका है, तो पहला वाला अजम्पशन भी क्या होगा, यहाँ पे देखिए नीचे लाइन ला के आप यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, इफ़ A देन C डॉट D इम्प्लाई E ये लिख दिया और सबको CP से आपने क्लोज कर दिया। तो ये आपका तरीका है। आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको ये जो स्टेप्स हमने सब सॉल्व किए हैं, इनको क्लोज कहाँ से किया, कौन सा अजम्पशन माना और कहाँ तक लेके आए, इसको समझने के लिए आपको बस एक बार ध्यान देना पड़ेगा। आपको मैं बता देती हूँ कि देखिए पहला अजम्पशन था A, तो पहले आपने यहाँ पे तीर शुरू कर लिया था, ठीक है। ये ख़त्म कहाँ होगा, जब आपको C डॉट D इम्प्लाई E मिलेगा। और फिर आपने ये अजम्पशन शुरू किया था। अब 2 अजम्पशन शुरू हुआ तो ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को काटेंगी नहीं। मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये शुरू होता है तो ये नीचे जाके क्लोज होगा, इसके अंदर जो शुरू होगा वो इसके अंदर क्लोज होगा, इसके अंदर जो शुरू होगा वो इसके अंदर क्लोज होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो C डॉट D को मानने के बाद जैसे ही आपको E मिला था, आपने यहाँ पर ऐसे क्लोज किया, और ये A के बाद आपको जहाँ पर C डॉट D इम्प्लाई E मिला था वहाँ पर आपने इसको क्लोज किया। तो इस तरीके से आप इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। आई होप कि अभी आप ये समझ पा रहे होंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसका कंक्लूजन कंडीशनल स्टेटमेंट ना हो, ठीक है।
लेकिन अगर उसके प्रेमिसेस में कहीं पर कंडीशनल आए हैं तो वहाँ पर SRCP यूज़ होगा। ठीक है, कैसे हो रहा है यहाँ पर देखिए। फर्स्ट प्रेमिस है इम्प्लाई बी, सेकेंड प्रेमिस है ए इम्प्लाई ए डॉट बी इम्प्लाई सी। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रेमिस हो गया आपका। अब इसके आधार पे कंक्लूजन है सी, तो आपको सी कंक्लूड करना है, सी तक पहुंचना है, तो बीच में कहीं पर भी आप जो है SRCP का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, सी निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। इफ़ P देन Q, अगर हम इसको अज्यूम करके इसको निकाल दें 19 रूल्स का यूज़ करते हुए, तो इसका मतलब कि हमने अपना कंक्लूजन निकाल दिया। तो इसी बात के लिए हम क्या करते हैं, पहले छोटे से आपने देखा शुरू किया कि आपको ए इम्प्लाई ए डॉट बी, इसमें से ए को अज्यूम किया, तो यहाँ पे देखिए अज्यूम करा थर्ड स्टेप पे और एरो शुरू कर दिया है अजम्पशन का। अगर ए मिल गया आपके पास तो फर्स्ट स्टेप है ऑलरेडी, फर्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास ए इम्प्लाई बी है, और अगर आपके पास ए इम्प्लाई बी है और फिर यहाँ पर ए है, तो मॉडस पोनेंट से पहले और तीसरे के बी मिल जाएगा, और इनके कंजंक्शन से तीसरे चौथे के कंजंक्शन से आपको ए डॉट बी मिल जाएगा। तो ए को अज्यूम करके आपने ए डॉट बी निकाल लिया, तो ए से अजम्पशन शुरू हुआ और ए डॉट बी पे जाके ख़त्म हो गया। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस पूरे का थर्ड से लेके फिफ्थ तक का यहाँ पे CP कर देते हैं, तो जहाँ से अजम्पशन शुरू हुआ इम्प्लाई जहाँ पे अजम्पशन ख़त्म हुआ। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट स्टेप को कंडीशनल से जोड़ देते हैं। अब जैसे ही आपको ये मिल गया ए इम्प्लाई ए डॉट बी, तो दूसरा स्टेप देखिए, दूसरे और सिक्स्थ के मॉडस पोनेंट से आपको सी मिल जाएगा, तो हेंस प्रूफ्ड। यहाँ पर आपने क्या किया, प्रूफ कर दिया, किसको, अपने कंक्लूजन को। तो इस तरीके से हम लोग सवाल लगाते हैं। और भी सवाल है जो आप लोग लगा सकते हैं, जैसे एक सवाल यहाँ पर लगा हुआ है, आप पॉज करके इसको देख लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे हम लोग SRCP का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर भी 2 अजम्पशन शुरू हुआ है, और आप देख पाएंगे कि SRCP को वाइडर एप्लीकेबिलिटी इसीलिए मिलती है क्योंकि कहीं पर भी अगर कंडीशनल स्टेटमेंट आता है तो वहाँ पर आप कहीं से किसी को भी अजम्पशन मान के प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप एक दो बार फिर से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट करके बताइएगा, या जो मेरे बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं क्लासरूम में वो डिस्कशन कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं और उनको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका SRCP। आई होप कि आप अब समझ गए होंगे। तो थैंक यू एवरीवन।